हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे थे एडुटेरिया का जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज निकला है, जो द्वितीय संस्करण है, वॉल्यूम 2 है। पहला वॉल्यूम जो था उसको सभी लोग बनाए होंगे, जो भी था, या नहीं बनाए होंगे तो बना लीजिएगा। और उसके बाद आया है इसका द्वितीय वॉल्यूम 2 आया है, उसको हम लोग देख रहे हैं अभी। ठीक है, किसको देख रहे हैं? तो वॉल्यूम 2 को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें 4 सेट नंबर हम लोग देख चुके हैं। कितना तक? 1 2 3 4 तक हम लोग देख चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे 5वां सेट को। कितना? 5वां सेट को देखेंगे। ठीक है, तो जो लोग अगर नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे। 4 सेट तक अपलोड कर दिया गया है। इसमें कुल मॉडल सेट कितना दिया गया है? 15 दिया गया है, जिसमें हम लोग 5वां को देखेंगे आज। तो चलिए इसी के साथ 5वां सेट का पहला प्रश्न को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कैसा लगा वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर का 5वां प्रश्न दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने किया था? ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। कितना लगाया गया है? कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन 17,86,816 करोड़ रुपया हो जाएगा। और बात करेंगे हम राजकोषीय घाटा हो जाएगा आपका, रुपया में दिया हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे प्रतिशत में तो 5.9%। कितना हो जाएगा? 5.9, एक सेकेंड, कितना हो जाएगा? राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5.9%। और बात करेंगे हम राजस्व घाटा का, तो राजस्व घाटा कितना करोड़ रुपया हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा आपका 8,69,855 करोड़ हो जाएगा। और बात करेंगे हम प्रभावी राजस्व घाटा का, तो ये हो जाएगा 4,99,867 रुपया हो जाएगा। प्राथमिक घाटा की बात करेंगे तो हो जाएगा 7,68,7,68,45 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? किस क्षेत्र के लिए किया जाएगा? तो ये आपको कृषि क्षेत्र के लिए किया जाएगा। किस क्षेत्र के लिए? कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो सबसे बड़ा हिस्सा बात करेंगे तो ताप ऊर्जा का, यानी कि थर्मल ऊर्जा का इसमें कुल हिस्सा सबसे बड़ा किसका क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा आपका थर्मल ऊर्जा का। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन बन गया है? तो ये आपको भारत बन गया है। कौन बन गया है? भारत बन गया है। कितना? भारत बन गया है। विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश में भारत शीर्ष स्थान पे है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। और मेक्सिको की बात करेंगे तो 60 मिलियन डॉलर। कितना? 60 मिलियन डॉलर हो जाएगा आपको मेक्सिको। और बात करेंगे हम चीन का, तो ये हो जाएगा 51 बिलियन डॉलर। कितना? 51 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो नैनो यूरिया संयंत्र की बात करेंगे तो ये गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया है? ये गुजरात में किया गया है। प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया है? तो ये लिया गया है आपको 14 अगस्त को। ठीक है, 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। क्यों लिया गया है? तो इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, इसीलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? बात करेंगे हम बम चक्रवात का, तो ये बम चक्रवात जो है अमेरिका एवं कनाडा को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि EOS
7 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो EOS-7 जो उपग्रह है उसको SSLV-D2 से प्रक्षेपित किया गया था। किससे? SSLV-D2 से प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा इस सेट का कि तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ये चलाया गया था आपको ऑपरेशन दोस्त। कौन सा? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करेंगे तो ये चलाया गया था आपको कहाँ से? तो ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक को लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। और ऑपरेशन सद्भावना की बात करेंगे हम, ऑपरेशन सद्भावना की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र और LOC के पास जो है क्षेत्रों में लोगों को मदद करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध जो चलाया गया है ये आपको चलाया गया है रेलवे टिकट के कालाबाजारी को रोकने के लिए। ठीक है, ये ऑपरेशन उपलब्ध। अगला प्रश्न है कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? कुल मैंग्रोव की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आपको 4992 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 4992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव हो जाएगा। खिजारिया वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? खिजारिया वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये गुजरात में है। और बखीरा की बात करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बखीरा की बात करेगा ना तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा और खिजारिया कहाँ है? गुजरात में है। और मध्य प्रदेश में साख्य सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है और आंध्र प्रदेश में कोलेडू है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये 12 ब्लू फ्लैग को सम्मानित किया जा चुका है ब्लू फ्लैग से। ठीक है, 12 को किया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि साइक्लोन फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? साइक्लोन फर्स्ट की बात करेंगे ये मिस्र के बीच में। ठीक है, मिस्र के बीच में हुआ था। और इसका आयोजन की बात करेंगे तो ये कहाँ हुआ था? ये आपको हुआ था राजस्थान में हुआ था। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया था। किसका? साइक्लोन फर्स्ट का किया गया था। और भारत और सिंगापुर की बात करेंगे तो भारत और सिंगापुर के जो बीच होता है वो बोल्ड क्रूज क्षेत्र होता है। कौन सा? बोल्ड क्रूज क्षेत्र होता है। और धर्म गार्जियन की बात करेंगे तो ये भारत और जापान के बीच होता है। इंडोनेशिया और भारत की बात करेंगे तो इसमें गरुड़ शक्ति, कौन सा युद्धाभ्यास? गरुड़ शक्ति होता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो बात करेंगे उसमें 8वां स्थान है। कितना? 8वां स्थान है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपको कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम की बात करेंगे तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग इसका थीम था। क्या था? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग इसका थीम था। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिंदी भाषा को लिए किया गया था आपको बद्री नारायण को। ठीक है, किसको किया गया था? बद्री नारायण को किया गया था ठुमरी के शब्द के लिए। और अजीत आजाद को किया गया था आपको मैथिली के लिए। किसमें? तो पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए, मैथिली के लिए। अनीस अशफाक की बात करेंगे तो ये आपको उर्दू के लिए किया गया था। और अंग्रेजी की बात करेंगे तो अनुराधा राय को किया गया था। किसको? अंग्रेजी अनुराधा राय को। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको तीनों का तीनों हो जाएगा। इसमें पियर अंगोस्तीनी भी हो जाएगा, फेरिस क्लाउच भी हो जाएगा और एनलियर भी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों का तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19वां नंबर प्रश्न इस सेट का है। देखेंगे कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपको फिजी में किया गया था। कहाँ किया गया था? फिजी में किया गया था 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का। इसकी थीम की बात करेंगे तो इसका थीम था पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका क्या? इसका हिंदी सम्मेलन का थीम था। 22वें फीफा विश्व कप 2022 का विजेता की बात करेंगे तो कौन रहा? 22वें फीफा विश्व कप 2022 का विजेता ये ब्राजील रहा। ठीक है, ब्राजील रहा। और ब्राजील के बारे में एक और फैक्ट है कि ब्राजील के जो दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी थे पेले, उनका निधन भी हो गया था। ठीक है, निधन भी हो गया। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन, देखिए पूछिए, निधन हो गया। उनका संबंध कहाँ से था? तो ब्राजील से था। ठीक है, पेले का निधन हो गया। अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग, नीचे प्रश्न भी दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 20 नंबर।
20 नंबर में क्या बताए थे हम, ब्राज़ील बताए थे ना, देखिए गलत बता दिए थे, सॉरी। 20 नंबर में आपको अर्जेंटीना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 22वीं फीफा विश्व कप 2022 की विजेता की बात करेंगे तो ये अर्जेंटीना विजेता रहा था, ठीक है। 22वीं फीफा का अर्जेंटीना विजेता रहा था। और उसमें उपविजेता की बात करेंगे ना तो फ्रांस उपविजेता रहा था, ठीक है, उपविजेता फ्रांस रहा था। और शुभंकर की बात करेंगे फीफा विश्व कप की, तो लाइव इसका शुभंकर था। और गोल्डन बूट किसको मिला था? तो किलियानो एम्बापे को मिला था। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को मिला था। और गोल्डन ग्लोव्स की बात करेंगे तो एमिलियानो मार्टिनेज को मिला था, ठीक है, मार्टिनेज को मिला था। अभी तो पढ़ ही लिया इसको। हाल ही में किस देश ने 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? ये आपको किया है पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने घोषणा की है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पे है? मछली उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पे है। किसमें? मछली उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न है कि द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे शेखर पाठक। कौन है? शेखर पाठक इसके लेखक हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो बात करेंगे, ये हो जाएगा हमारा नोवाक जोकोविच। किसने? नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और उपविजेता की बात करेंगे इसमें स्टेफानोस सितसिपास रहा था। सितसिपास ये आपको उपविजेता रहा था। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। चार्टर एक्ट के कथन के बारे में दिया हुआ है और क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को चुनना है हम लोग को। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है। 13 का बारे में कहा गया है तो ये तो सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। ये भी सही है हमारा, ठीक है, ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये गलत है आपका, ठीक है, ये नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थानीय सरकारें आधार होती है, यानी किसकी आधार होती है? स्थानीय जो सरकार है वो किसकी आधार होती है? ये हो जाएगा आपको लोकतंत्र का। किसका? लोकतंत्र का। स्थानीय सरकार लोकतंत्र का आधार होता है, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो जीवन बनाने के लिए लोगों की सहभागिता की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन किया गया है? तो 3 प्रकार का न्याय है आपका, 5 प्रकार का स्वतंत्रता है एवं 2 प्रकार का समानता का वर्णन किया गया है, ठीक है। 3 प्रकार की न्याय की बात करेंगे, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की बात की गई है। और 2 प्रकार की समानता की बात करेंगे, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां नंबर प्रश्न। 29वां नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आपको 91 संविधान संशोधन में कहा गया था। किसमें? 91 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें कहा गया था। ये आपको कब हुआ था? 2003 में हुआ था। कब? 2003 में हुआ था, इसी में कहा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपको कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है यानी किसकी सलाह पे? तो ये आपको प्रधानमंत्री की सलाह पे लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत ये बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पे भंग कर देगा? ये बताया गया आपको कितना? 85 के 2 में बताया गया, ठीक है। 85 का जो 2 है उसी में ये चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया गया है गलत कौन सा है, हमको वो चुनना है, ठीक है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया था, ये सही है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आया था, ये भी सही है। राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908 में आया था, ये गलत है, ठीक है। ये जो आया था ना
राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम, ये 1908 में नहीं आया था। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? ये किया गया था 1993 में, ठीक है, 1993 में आया था। 73वें संविधान संशोधन एवं 74वें संविधान संशोधन जो आया था आपको, 73वें पंचायती राज से था, 74वें की बात करेंगे तो वो नगर निगम से था। किससे? नगर निकाय से था। भारत में न्यायिक पूर्वविलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपको उच्च न्यायालय भी कर सकता है और आपका सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है? तो ये आपको अनुच्छेद 32 को किसको संवैधानिक उपचार के अधिकारों को कहा गया है? कौन सा? अनुच्छेद 32 को कहा गया है संविधान का आत्मा कहा गया है। निम्न में से कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? संघीय गुण नहीं है तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, लिखित संविधान, केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा, ये हो जाएगा आपका एकल नागरिकता जो है आपको संघीय गुण नहीं है, ठीक है, एकल नागरिकता संघीय गुण नहीं है। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के काल हुआ था? ये आपको छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कब हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में जो किया गया था, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 14 प्रमुख बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात करेगा तो ये आपको 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की बात करेंगे तो 1984 में किया गया था। कब? 1984 में किया गया था। अगला प्रश्न को देखेंगे, 38 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि डाकघर बचत संगठन की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? ये किया गया है आपको M4 में। किसमें? M4 में किया गया है। M1, M2, M3 एवं M4 जो है RBI द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले 4 मौद्रिक होता है उसी का योग होता है। M1 मुद्रा जो होता है ना वो अधिक तरल है एवं M4 की बात करेंगे वो सबसे कम तरल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? ये आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। कब किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। आत्मनिर्भरता का जो उद्देश्य था उसको शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो सभी को पता होगा 3 बार किया जा चुका है। कब 1949 में किया गया था, 1949 में किया गया था, 1966 में किया गया था और आपको 1991 में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है अभी तक। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये आपको जोजिला दर्रा जोड़ता है। कौन सा? जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और बारालाचला दर्रा की बात करेंगे ना ये तो हिमाचल प्रदेश को जो है आपको लद्दाख से जोड़ता है। किसके? हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। और नाथुला दर्रा की बात करेंगे तो ये सिक्किम को कहाँ से? सिक्किम को जो है दक्षिणी तिब्बत में जो चुम्बा घाटी है उसी को जोड़ती है आपको नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम की बात करेंगे ये जादूगोरा, ठीक है, जादूगोरा हो जाएगा। और बात करेंगे यूरेनियम निगम की स्थापना की बात, ये आपको 1967 में किया गया था, ठीक है, 1967 में किया गया था। और रानीगंज, झरिया, बोकारो ये सब किसके लिए है? आपको कोयला के लिए है, ठीक है, पन्ना हीरा के लिए है, ठीक है, किसके लिए? पन्ना जो है आपको हीरा के लिए है। बेरिंग जलडमरू मध्य की निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? ये आपको जोड़ता है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। किसको? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। देखिए कुछ जलडमरू मध्य है, हम बता देते हैं जो पता है मुझे। जिब्राल्टर जो है आपको भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। आपको भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को ये जिब्राल्टर जोड़ता है। और उत्तरी
उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर को जो जोड़ता है आपको डोबर जल संधि जोड़ता है। जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी जो मलक्का को जोड़ता है, और बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी जो है वो पाक जल डमरू, ठीक है, पाक जल डमरू। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चट्टान में नतवलन डाउन फॉल्ट को क्या कहा जाता है? ये आपको कहा जाता है अपनति, ठीक है, अपनति कहा जाता है। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में, अभी हम लोग पढ़े थे पीछे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बात करेंगे सरदार सरोवर बांध की, ये किस नदी पे बना हुआ है? ये आपको बना है नर्मदा नदी पे। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे बना हुआ है। और इससे जो लाभान्वित राज्य होते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। और नर्मदा की उद्गम स्थान की बात करेंगे तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। कौन कौन नदी निकलता है आपको? सोनम जी, सोन, नर्मदा, महानदी, ठीक है, आपको ये तीनों नदी जो है आपको नर्मदा थी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, सही है, आपको दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा कॉल, ये भी सही है। भारत का पूर्वी बिंदु बात करेंगे आपको किबिथु, बिल्कुल सही है। पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो गौरमाता गुजरात, यानी कि सही है, यानी सभी कथन हमारा सही है, ठीक है, सभी कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? निकटतम की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन हो जाएगा? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है, जिसको कौन सा कहा जाता है? इसको आकाशगंगा की जो स्पाइरल गैलेक्सी है इसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी जो है वही है ना, एंड्रोमेडा ही ना, हाँ, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। इसको अगर यहाँ पे देवयानी दिया रहता है ना तो सभी लोग मार लेते, देवयानी इसको कहा जाता है, ठीक है, देवयानी इसी को कहा जाता है। क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक सेल होता है? क्वार्टजाइट एक प्रकार का कौन सा सेल होता है? आपको रूपांतरित सेल होता है, ठीक है, रूपांतरित सेल होता है। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियाँ में विशेष ज्ञाता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग। और मिश्रित खेती की बात करेंगे तो मिश्रित खेती वो होता है जो एक खेत में ही एक मौसम में 2 या 2 से अधिक फसल को उगाया जाता है, उसको मिश्रित खेती कहा जाता है। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? संस्था एवं संचार का जो संबंध था वो गुप्तचर व्यवस्था से था। किससे? गुप्तचर से। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये नान्यदेव ने की थी। किसने? नान्यदेव ने की थी, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो हरि सिंह देव था। कौन था? हरि सिंह देव था कर्नाट वंश का अंतिम शासक। निम्नलिखित घटनाओं को काल कर्म के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? दूसरी बार भारत आया था आपको 1501 में। कब आया था? 1501 में आया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? आपको देखिए, बॉर्डीवास का निर्णायक युद्ध आपको हो जाएगा 1760 में हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करेंगे तो ये तो 1600 ईस्वी में हुआ था। और बेदरा की युद्ध की बात करेंगे तो 1759 में हुआ था। 1759 में मिला लीजिए, आपका कौन हो जाएगा? देखिए 1-3-1-3-4-2 1-3-4-2, ठीक है, 1-3-4-2, तो सी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। वास्को डी गामा दूसरी बार पहली बार आया था 1498 में, दूसरी बार की बात करेंगे तो 1501 में आया था। और बॉर्डीवास की युद्ध की बात करेंगे 1760 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको 1600 ईस्वी में हुई थी। और बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। 5 छोड़ दिए थे इसमें, 1759 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी कह रहा है। तो आपको किस में नहीं था? पंजाब में प्रचलित नहीं था। उड़ीसा एवं बिहार में था और पंजाब में नहीं था, ठीक है, नहीं था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? आपको 1892 में हुए थे। कब हुए थे? 1892 में हुए थे। क्रिप्स मिशन लिबरल पार्टी से ये हुए थे। कब? लिबरल पार्टी से हुए थे। अगला प्रश्न है आपका कि
क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एवं जवाहरलाल नेहरू दोनों थे। ठीक है, दोनों थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एवं जवाहरलाल नेहरू दोनों थे। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं था? पंब पोन रन, ये तीनों सही शामिल है। और कंबन की बात करेंगे, ये कंबन नहीं था। ठीक है, कंबन नहीं था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिन का तमाशा कहकर पुकारा था? किसने 3 दिन का तमाशा कहा था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस की जो वार्षिक बैठक था उसको 3 दिनों का तमाशा कहकर पुकारा था। किसने? अश्वनी कुमार दत्त ने। और लॉर्ड डर्फिन ने कहा था कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसे ही कुछ कहा था। अगला प्रश्न है कि नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादक किसने किया था? नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादक की बात करेंगे तो ये किसने? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1938 में, जो अंग्रेजी में था। ठीक है, अंग्रेजी में था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। कब? 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। शुद्ध द्वैतावाद मत के संस्थापक कौन थे? ये आपको हो जाएंगे वल्लभाचार्य। कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। शुद्ध द्वैतावाद मत के प्रतिपादक वल्लभाचार्य हो जाएंगे। और बात करेंगे हम विशिष्ट द्वैतवाद के, ये रामानुजाचार्य हो जाएंगे। कौन? विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य हो जाएंगे। और द्वैतावाद मत के हो जाएंगे माधवाचार्य। कौन हो जाएंगे? माधवाचार्य हो जाएंगे। और अद्वैतवाद के हो जाएंगे आपको शंकराचार्य। कौन हो जाएंगे? शंकराचार्य। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? 2 अश्वमेध यज्ञ जो है राणा सिंह ने करवाया था। किसने? राणा सिंह ने करवाया था। मरियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो मरियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण आपको खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। किसने? खोंड जनजाति ने। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था आपको 5वीं से 6ठी शताब्दी में। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। 5वीं से 6ठी शताब्दी में वज्रयान शाखा का उदय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि नहीं है वो देखना है हमको। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे आपको, सिंधु नदी सही है। कालीबंगा की बात करेंगे, घग्गर नदी सही है। रोपर सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, किसके? सतलज नदी। रोपर आपको सतलज नदी हो जाएगा। और दैमाबाद प्रवरा नदी, ये सही है आपका, सही है। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? हॉट स्पॉट की अवधारणा की प्रतिपादक की बात करेंगे आपको, नॉर्मन मेयर्स थे। कौन? नॉर्मन मेयर्स थे। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपको बेंगलुरु में। कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय स्थित है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको N2O। N2O ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है ओडिशा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? ये किया गया था आपको 1981 में। ठीक है, 1981 में चिल्का झील को जो रामसर स्थल है उसको शामिल कर लिया गया था 1981 में। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न कह रहा है परिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? परिस्थितिकी किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? ये है जीव एवं वातावरण। किसका? जीव एवं वातावरण है। ठीक है, और परिस्थितिकी शब्द की बात करेंगे तो प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। और परिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो ये एजी टॉन्सले ने किया था। किसने? एजी टॉन्सले ने किया था। और परिस्थितिकी अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। एस्पोंजिला किस संघ से संबंधित है? ये हो जाएगा आपको संघ पेरिफेरा से। ठीक है, संघ पेरिफेरा से हो जाएगा। कौन? एस्पोंजिला संबंधित है। लाइसोसोम है,
यानी कि लाइसोसोम क्या है, इसमें ये पूछ रहा है श्वसन केंद्र, पाचन केंद्र या ऊर्जा केंद्र या विसर्जन केंद्र। तो ये आपको लाइसोसोम जो है पाचन केंद्र होता है, ठीक है। लाइसोसोम कोशिका का पाचन केंद्र होता है। लाइसोसोम की संरचना की बात करेंगे तो ये थैलीनुमा होती है, ठीक है, गोलाकार थैलीनुमा होती है। और लाइसोसोम बाहर से आए जो रोगाणु होता है उसको क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करता है, इसलिए लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? संयोजी ऊतक के उदाहरण की बात करेंगे तो रक्त भी है, अस्थि भी है, उपास्थि भी है, इसलिए हमारा 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीरोफ्थैल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो ये विटामिन ए जो है उसकी कमी से जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है। विटामिन ए की रासायनिक नाम की बात करेंगे तो रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न है कि उपास्थि यानी कि कार्टिलेज की कोशिकाओं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज की कोशिकाओं को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? सर्वाधिक बात करेंगे तो हम आपको बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। किसमें? बाइकार्बोनेट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक बाइकार्बोनेट्स के माध्यम से होता है। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? त्रिकोष्ठीय, तो त्रिकोष्ठीय की बात करेंगे तो उभयचर और सरीसृप में होता है। किसमें? उभयचर एवं सरीसृप में त्रिकोष्ठीय होता है और सभी में मतलब 4 कोष्ठ 2 कोष्ठ जो भी होता है। अब बात करेंगे हम उभयचर सरीसृप में त्रिकोष्ठीय होते हैं। इसमें 2 अलिंद एवं 2 निलय होते हैं। मछली में 2 कक्ष होते हैं, ठीक है, मछली में 2 कक्षीय हृदय होते हैं। और पक्षी एवं स्तनधारी की बात करेंगे तो ये आपको 4 कक्षीय होते हैं। कितने? 4 कक्षीय होते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? रक्तचाप को जो नियंत्रित करती है वो आपको अधिवृक्क ग्रंथि करती है। कौन करती है? अधिवृक्क ग्रंथि करती है। और मूत्र का रंग पीला किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो ये आपको यूरोक्रोम होता है, जो उसके मौजूदगी का कारण ही मानव मूत्र का रंग पीला होता है, ठीक है, पीला होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है? जीन की कार्यात्मक इकाई की बात करेंगे तो आपको सिस्ट्रोन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिस्ट्रोन हो जाएगा। और म्यूटोन की बात करेंगे ये हो जाएगा आपको उत्परिवर्तन की इकाई। कौन? उत्परिवर्तन की इकाई। और रेकॉन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपको पुनः संयोजन की इकाई। किसकी? पुनः संयोजन की इकाई की बात करेंगे तो रेकॉन हो जाएगा और उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटोन हो जाएगा। और जीन की कार्यात्मक इकाई जो है आपको सिस्ट्रोन हो जाएगा। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? प्लांक नियतांक का मात्रक पूछ रहा है, ये आपको हो जाएगा जूल सेकेंड। कौन हो जाएगा? जूल सेकेंड हो जाएगा प्लांक नियतांक का मात्रक। अगला प्रश्न है हमारा 82 नंबर। 82 नंबर देखेंगे, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है, इसीलिए वहाँ पे ऊंची छलांग लगा सकता है व्यक्ति। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि उसका गलनांक घट जाता है। जब हम किसी बर्फ पे दाब देते हैं ना तो उसका गलनांक घट जाता है, ठीक है, क्या होता है? घट जाता है। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? सबसे कम पूछ रहा है तो बैंगनी हो जाएगा। अगर सबसे अधिक कहता है तो आपको लाल हो जाता है। कौन हो जाता? आपको लाल हो जाता। और कम पूछ रहा है तो आपको बैंगनी हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? आपको ये मिलाया जाता है आपको सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और इसी के कारण दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? आपको सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित को मिलान करना है, ठीक है, इसको मिलान करना है। क्या दिया हुआ है कि पोटेशियम नाइट्रेट, पेनिसिलिन, यूरिया एवं मेलाथियन दिया हुआ है। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये हो जाएगा आपको बारूद, ठीक है, बारूद। यूरिया जो हो जाएगा आपको ये उर्वरक हो जाता है,
ऐसे जो जो याद है उसको मिला के देखिए पहले। उसके बाद पेनिसिलिन जो हो जाएगा आपको प्रतिजैविक, अगर 2 याद है तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, मिल ही जाएगा। तो हम लोग देखिए क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, 3 हो जाएगा, 3 4, देखिए 3 4 किस में है, 2 में है, ठीक है, आपको सी आंसर हो जाएगा, 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1, ये हो जाएगा आपको 2, कीटनाशी मेलाथियन जो हो जाएगा आपको कीटनाशी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करेंगे, ये कौन है आपको पौधा के लिए, ये हो जाएगा आपको बोरोन। कौन हो जाएगा? बोरोन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? कार्बनिक अम्ल की बात करेंगे, ये एसिटिक अम्ल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये लोहे का चूर्ण। क्या कहा जाता है? अमोनिया गैस के हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल का प्रयोग किया जाता है। और प्लेटिनम चूर्ण की बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में किया जाता है। किसमें? संपर्क विधि में किया जाता है। निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखते हैं। दिया है कि वर्ग 7 के ए के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, ठीक है, उच्च होती है। और दिया है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन के होती है, ठीक है, फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की नहीं होती है, सबसे अधिक बंधुता जो होती है आपको क्लोरीन की होती है। किसकी? क्लोरीन की होती है। इसलिए ये जो हमारा 2 नंबर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। और विद्युत ये फ्लोरीन को जो है विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है, ठीक है, ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो 1 नंबर तो मेरा सही था। अब देखते हैं अगले क्या दिया हुआ है, ठीक है। निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है। बिल्कुल सही है, निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कालमंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यगना थी? ये आपको थी मोहिनी अट्टम की। किसकी? मोहिनी अट्टम की थी। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 2017 में की गई थी। कब? भारतमाला परियोजना जो थी 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम, जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम बताने के लिए कह रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम कह रहा बताने के लिए ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित पुस्तक में उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? तो आपको हो जाएगा, आपको कौन नहीं सही है? तो रसखान प्रेम वाटिका सही है, शाहनामा का फिरदौसी सही है, हंगरी स्टोन जो है आपको रविंद्रनाथ टैगोर सही है। आंसू की बात करेंगे, आंसू अमृता प्रीतम नहीं था। आंसू की बात करेंगे ना, तो आंसू पुस्तक के जो लेखक थे वो जयशंकर प्रसाद थे। कौन थे? जयशंकर प्रसाद, ये जयशंकर प्रसाद थे आंसू पुस्तक के लेखक, अमृता प्रीतम नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? यानी कि 4 है, उसमें 3 का खेल राष्ट्रीय फुटबॉल होगा और चौथा किसका नहीं है? तो मलेशिया का नहीं है। बाकी रूस का, ब्राज़ील का, फ्रांस का आपको फुटबॉल राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है और मलेशिया का नहीं है। किसका? मलेशिया का नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका मैथ से है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है आपको मैथ से है, आप लोग देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन बोलिएगा तो भेज देंगे, ठीक है, भेज देंगे। ऐसे बता देते हैं, इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर वितरित करना था, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे की 4 मिठाई अधिक मिली। तो कितनी मिठाई वितरित की गई? ठीक है, एक्स का मान रख के निकाल सकते हैं, ठीक है, आपको निकल जाएगा, इसको निकल जाएगा। कुल मिठाई का मान x रख लीजिएगा, उसके बाद x/140 माइनस x/175 यानी करके उसके बाद में निकल जाएगा आपको, ठीक है, निकल जाएगा। अगला प्रश्न है आपको, अगला प्रश्न तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से है, ठीक है, ये भी निकल जाएगा आपको। इसका बी नंबर आंसर है, ठीक है, बी नंबर 2% हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, ये मान निकालना है, ठीक है, मान निकालना है। और फिर क्या कह रहा है, ये आपको रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है आपका।
99 नंबर कह रहा है। इसमें दिया हुआ है कि इंटू 1 + 1, ठीक है, इंटू 2 + 2, इंटू 2 + 2, फिर इंटू 3 + 3, इंटू 4 + 3, ऐसे करते करते आपका निकल जाएगा। ये 32 हो जाएगा आंसर। कौन हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और 100 में बात करेंगे तो आपको हो जाएगा, आपको कितना आंसर? 42 आंसर हो जाएगा। कितना? 42 आंसर। चलिए इसी के साथ ये श्रृंखला समाप्त होती है। आज सीट नंबर 5 खत्म हुआ हम लोग का। अगला सीट में हम लोग देखेंगे किसको? सीट नंबर 6 को देखेंगे, ठीक है, सीट नंबर 6 को देखेंगे। चलिए कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा आप लोग। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद।